नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भी बैठकें लेंगे। छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत की वो बैठक लेंगे। पांच पांच के समूह में 20 पदाधिकारियों से वो संवाद करेंगे। संगठन के कई अन्य नेताओं से भी चर्चा होगी। कांग्रेस शासित राज्य में मोहन भागवत का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो महत्वपूर्ण खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर वो हैं। आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और संवाद वो पदाधिकारियों से करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं से भी उनके चर्चा का दौर लगातार चल रहा है। इससे पहले भी मुलाकातों का सिलसिला चला है और आज भी ये सिलसिला चलेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी, जिस तरीके की स्थितियां सामने आई हैं और विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष, क्या अब एक मजबूत विपक्ष नजर आने वाला है? ये तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि वो संघ के पदाधिकारियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। संघ से जुड़ा जो संगठन है उसमें भी ये माना जा रहा है कि फेरबदल हो सकती है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन में भी फेरबदल हो सकती है मोहन भागवत के दौरे के चलते। आज वो पदाधिकारियों से संवाद करने वाले हैं। महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उनसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चर्चा करेंगे और 5-5 के ग्रुप में, 5-5 के समूह में ये चर्चा होनी है। संगठन के कई अन्य नेताओं से भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस शासित राज्य में आरएसएस प्रमुख का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी संगठन से जुड़े, बीजेपी संगठन हो या आरएसएस का संगठन हो, इनसे जुड़े नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला चला है। इससे पहले जब मध्य प्रदेश के दौरे पर वो पहुंचे थे, बैठकों के दौर के साथ साथ संगठन में कई बदलाव देखने को मिले। आरएसएस के संगठन में कई बदलाव देखने को मिले और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ वो पहुंचे हैं। लगातार उनके इस दौरे पर नजर बनी हुई है। वो बीजेपी भले ही इस बात से इनकार करे कि वो अपनी मातृ संस्था से मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं, पर संगठन में बड़ा प्रभाव नजर आता है हर महत्वपूर्ण दौरे के बाद। और उसमें अगर आरएसएस प्रमुख इस दौरे पर पहुंच रहे हैं तो बड़ा अहम इसे माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत की वो बैठक लेने वाले हैं। 5-5 के समूह में 20 पदाधिकारियों से संवाद वो करेंगे। संगठन के कई नेताओं से भी उनकी चर्चा होनी है। सहयोगी देवव्रत के पास आपको रायपुर लिए चलते हैं। देवव्रत, कल का घटनाक्रम बहुत संक्षेप में, कल चूंकि 15 अगस्त भी था और यही वजह है कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में खबर नहीं बन पाई। आज क्या कुछ खास देवव्रत? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मना कर रहे हो तुम। तो चूंकि बारिश का सिलसिला भी चल रहा है और देवव्रत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं क्या कुछ अपडेट। चलिए, बारिश का सिलसिला चल रहा है और चूंकि देवव्रत इस वक्त बीच बारिश में ही है और आमतौर पे आरएसएस दूरी बनाकर रखता है, मीडिया से खासतौर पर दूरी बनाकर रखता है और यही वजह है कि पीछे एक हलचल तो नजर आती है, लेकिन उस हलचल से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। चलिए, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, GOM बनाए गए हैं और इनकी आज से बैठकें शुरू हो जाएंगी। क्यों ये बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर MP, इसका रोडमैप तैयार करना है और 3 साल तक उस रोडमैप पर काम करना है। इसके लिए 4 मंत्री समूह बने हैं। 25 अगस्त तक एक ड्राफ्ट तैयार करना है और 1 सितंबर से इसे लागू कर देना है कि अगले 3 साल क्या कुछ किया जाएगा। मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार करने के लिए
या इस पूरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अगस्त का वक्त है, 25 अगस्त तक का, और फिर उस पर काम करना है। मध्य प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के लिए आज से गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में न सिर्फ नगरीय निकायों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि अच्छी साफ सफाई रखने वाले नगरीय निकायों की रैंक तय कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। 16 से 30 अगस्त तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की रैंकिंग किसी एजेंसी या नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अधिकारियों की जो टीम है वो तय करेगी। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये जो गंदगी की तस्वीरें हर जगह नजर आ जाती हैं, ये नहीं आएंगी। और अब कोरोना अपडेट की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 486 नए मरीज मिले हैं। अगर रायपुर की ही बात कर ली जाए तो इस बार भी आंकड़ा 200 के पार, 217 यहां पर मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह कि 24 घंटों के दौरान 189 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। फिलहाल देखा जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या 4865 है और कुल संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में अब तक हो चुके हैं 15,045। 134 लोग ऐसे जो कोरोना के चलते अपनी जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन 10,046 ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात देकर ये स्वस्थ भी हुए हैं। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक और ब्लास्ट, 486, राजधानी में 217। अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट जैसी सिचुएशन। अब बिल्कुल देखिए, कोरोना ब्लास्ट ही कहेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अगर 2 दिनों के भीतर 1000 से अधिक मरीज आएंगे तो समझा जा सकता है कि छोटे राज्य के बड़े आंकड़े डराने के लिए काफी है। और तमाम इंतजाम जो आज तक किए गए थे वो नाकाफी होने के लिए भी काफी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये संक्रमण टूटेगा कैसे, ये लोगों को राहत मिलेगी कैसे, ये एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से रोज रायपुर की बात कर दी जाए तो तकरीबन 200 नए मरीज आ रहे हैं। इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग और उसके बाद कंटेनमेंट जोन में सभी की जांच करना एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। क्योंकि अब स्थिति ये हो गया है कि कंटेनमेंट जोन में भी जांच के लिए टीमें मौजूद नहीं है, लोग वहां पे जहमत नहीं उठा रहे हैं जांच करने के लिए। और यही वजह है कि लोगों के मन में भय बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार होगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि महज 2 दिनों में 1000 से ज्यादा नए मरीज आए और कुल आंकड़ा 15,000 के पार कर चुका है। पहले ही केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि 63,000 तक हम अगस्त में पहुंचेंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम 23,000 के आसपास में रहेंगे। तो कुल मिला के यही है कि नंबर चाहे जो भी हो, लोगों के मन से दहशत को दूर करना काफी आवश्यक है। वो भी तब जब अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है, बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। तो ऐसे में ये संक्रमण का चेन कैसे टूटेगा, एक बड़ी चुनौती अब जिम्मेदारों के सामने बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। इंदौर का कोरोना अपडेट फिर से डराने वाला। दूसरी बार नए पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार। 214 नए पॉजिटिव मरीज, नए केसेस सामने आए हैं और अब तक जो संक्रमण के आंकड़े हैं 9,804 तक पहुंच गए हैं। इंदौर में अगस्त के 15 दिनों में 2,350 नए मरीज मिले। अब तक 342 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,278 कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। अभी भी 3,184 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। तो खबर इंदौर से, दूसरी बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे इंदौर। अरुण, दूसरी बार 200 पार। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3,855 मामले सैंपल की जांच की गई है। तो रिकॉर्ड सैंपल जांचे गए हैं 3,805। अब पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे में सैंपल जांचे गए। उसमें से जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 214 आई है और 3,624 मरीजों की रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। अगर मौत का आंकड़ा की बात की जाए 342 पर पहुंच गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है।
और अगर बात की जाए स्वस्थ होने वाले मरीजों की तो 6,278 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन पहली बार इंदौर में 3,184 मरीज कोरोना जो है वो एक्टिव केस हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चिंता की बात है, इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव मरीज अब हो गए हैं। जिस तरह से इंदौर अनलॉक हुआ है उसके बाद से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब की बार 200 पार, ये दूसरी बार हो रहा है 200 पार, और इससे मिलता जुलता चुनावी नारा आपने कई बार सुना होगा मध्य प्रदेश के लिहाज में। और बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर आज है टोटल लॉकडाउन। हर बार शनिवार रविवार का लॉकडाउन रहता है, इस बार चूंकि जलसा भी था, जश्न आजादी भी था, यही वजह है कि संडे टोटल लॉकडाउन। कोरोना संकट के चलते टोटल लॉकडाउन है। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है, दुकानें, सभी प्राइवेट ऑफिस ये बंद हैं। बिना कोई इमरजेंसी के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। दवाई, दूध की दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, इन्हें खोलने की इजाजत है। स्वास्थ्य कार्य से जुड़ी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें भी छूट मिली हुई है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। रंजना, टोटल लॉकडाउन, लेकिन क्या इस बात की भी चिंता किसी को है कि जैसे जैसे मौसम में नमी बढ़ेगी एक अनजान वायरस का कहर भी बढ़ता जाएगा? रंजना। जी ललित, बिल्कुल आज टोटल लॉकडाउन है और टोटल लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। यानी दुकानें तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन सड़कों पर जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एक चौराहा है जहां पर होशंगाबाद रोड की तरफ ये जाता है, और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। और जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें रवाना कर रहे हैं। यानी उनसे कारण पूछा जा रहा है आज लॉकडाउन के दिन घर से बाहर निकलने का। अगर कोई इमरजेंसी सेवाओं के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन अगर कोई बेवजह घरों से बाहर निकल रहा है तो इस तरह से जो चालानी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो दुकानें हैं वो जरूर बंद हैं, और जो जिन जिन दुकानों को अनुमति दी गई थी, यानी कि मेडिकल स्टोर हैं और जो दूध की दुकानें हैं वो जरूर खुली रहेंगी, लेकिन जो बाकी की दूसरी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। लेकिन जो सुबह से ही अगर देखा जाए ललित, तो सड़कों पर लोगों का निकलना, यानी लोगों की जो आवाजाही वो शुरू हो चुकी है। और टोटल लॉकडाउन का जो असर है वो दुकानों तो जरूर दिखाई दे रहा है, बंद पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल से नहीं मान रहे हैं। यानी अभी भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि इस वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जो एक दिन के लॉकडाउन की व्यवस्था की, उस लॉकडाउन का आपको पालन करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब खबर बैतूल से है। जिला अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही, मतलब जिला अस्पताल आदतन लापरवाह है। यही वजह है कि हम एक और बड़ी लापरवाही कह रहे हैं। 100 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और सुबह से लेकर शाम तक मर्चुरी में ही इसका जो शव है वो रखा रहा। महिला के शव को ले जाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शव को ले जाने के लिए रिश्तेदार जो आए हुए थे वो दिन भर परेशान होते रहे। आखिरकार पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शव वाहन भिजवाया, तब कहीं जाकर महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा सका। महिला के परिजन क्वारंटीन किए गए हैं। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी, क्या इस बात की कोई सुध या सू मोटो लिया गया है अस्पताल की तरफ से? जी देखिए, जिला अस्पताल प्रबंधन लगातार इस मामले में लापरवाही ही बरतते आया है। और जब जिला अस्पताल प्रबंधन को ये मालूम चला कि इस मामले में बहुत सारे लोगों की गलती सामने आई है, डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उनसे लेकर के बॉडी को किस तरह से डिस्पोज किया जाना था, वहां तक हर स्तर पर लापरवाही हुई है। तो कल जिला अस्पताल की जो सिविल सर्जन है उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया कि इस मामले में किसी की कोई लापरवाही नहीं है और जो भी काम किए गए हैं वो नियम के अनुसार किए गए हैं। तो सीधे तौर पर एक क्लीन चिट दे दी गई है, अपने लोगों को खुद को एक क्लीन चिट दे दी गई है जिससे किसी भी तरह की जांच से बचा जा सके और इस मामले में कोई भी लापरवाही उजागर ना हो। जबकि साफ नजर आ रहा है कि पहले तो बॉडी को वार्ड में खोला रखा जाता है, जमीन पर बॉडी कई घंटे तक पड़ी रही, जबकि कोरोना पॉजिटिव वो महिला थी
दूसरी बात यह कि जब जिला अस्पताल प्रबंधन ने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही तो लोगों को लगा था कि शायद अब इस मामले में कोई कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद भी बॉडी जो है महिला की सुबह से रात तक मर्क्यूरी रूम में रखी रही और उसके जो दूर के परिजन हैं वो उसकी बॉडी लेने के लिए परेशान होते रहे और बॉडी को ले जाने के लिए परेशान होते रहे। बैतूल के पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एक निजी शव वाहन जो है वो वहां पर भिजवाया गया, तब कहीं जाकर बॉडी वहां से ले जा सके उनके परिजन। इस महिला के जो घर के लोग हैं वो सब क्वारंटीन अवधि में, इसलिए वो उसकी बॉडी नहीं ले आ सकते थे, इसलिए दूर के एक परिजन आए थे और वो दिन भर परेशान होते रहे। तो इस तरह हर स्तर पर यहाँ पर लापरवाही हुई है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जो अस्पताल प्रबंधन है, जिला अस्पताल प्रबंधन, वो उस मामले पर रफा दफा करने में लगे हुए हैं। एक बड़ी लापरवाही कोरोना संक्रमण काल में सामने आई है। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदतन लापरवाही, जिसका विस्तार से जिक्र सहयोगी ऋषु कर रहे थे। खबर होशंगाबाद से, खस्ताहाल सड़क और कीचड़ के चलते लोग परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि एक गर्भवती महिला को सड़क पर कीचड़ होने के चलते एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। परिजनों ने फिर किसी तरीके से क्या, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से एम्बुलेंस तक प्रसूता को पहुंचाना पड़ा। रेलवे लाइन के निर्माण के चलते सड़क खराब है। स्थानीय महिलाओं ने ठेकेदार से जमकर बहस की है। सड़क पर कम से कम मुरम डाल दी जाए, कम से कम में जीने वाला देश है कि भैया कम से कम इतना तो कर दो, तो कम से कम मुरम डालने की मांग की गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। इटारसी के पथरौटा गांव पंचायत बिहारी कॉलोनी का ये पूरा मामला है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, व्यवस्थाएं जस की तस, फिलहाल ये जो प्रसूता है इसकी स्थिति कैसी है, इसका अपडेट, और उस सड़क की कोई सुध लेने वाला? जी ललित, इटारसी के पथरौटा का पूरा मामला है। आजादी की वर्षगांठ कल ही मनाई है और आज भी देश के हालात ऐसे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने के लिए इन किल्लतों का सामना करना पड़ता है। कल जो एम्बुलेंस फंसी, तकरीबन आधे पौन घंटे तक ये पूरा वाकया चलता रहा। फिर जो गर्भवती महिला थी उसकी परिजन और अन्य महिलाएं उसे पैदल ही वहां से लेके गई, तब जाके उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। अब ये पूरा जो मामला है वो रेलवे लाइन के कारण हुआ है ललित। लगातार ग्रामीण इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे आवाजाही की जो समस्या है वो कम से कम दूर हो जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा बिल्कुल सुनवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई लोगों ने कि रेलवे से समन्वय करके इस समस्या को दूर कराया जा सके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिलहाल गर्भवती महिला जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डिलीवरी हो गई है। महिला और जो शिशु है वो दोनों ठीक है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नेताओं को ऐसी जगह पर जरूर तीर्थाटन और पर्यटन दोनों करवाया जाना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार से गुजरात के अहमदाबाद जा रही बस फिरोजाबाद में एक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के बाद बस में आग लग गई और एक पैसेंजर की मौत की भी खबर है। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, गंभीर रूप से झुलस गए थे। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बस में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने बस में लगी आग पर काबू पाया। खबर बीजापुर से, भारी बारिश के चलते जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हो गया है। पुजारीपारा में बही एक गाड़ी बह गई है। भारी बारिश, लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है बीजापुर में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते पुजारीपारा में एक गाड़ी बह गई। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। कोकड़ापारा और जेलवाड़ा में सड़कें जलमग्न हैं। कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके चलते स्थितियां इस तरह की हो चली हैं। बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले 8 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको दिखा दें कि बीजापुर के शहर में अब जो है बाढ़ का पानी घुसने लगा है। आप देख सकते हैं बीजापुर, ये पुजारीपारा की तस्वीर है। करीब 5 एकड़ की जो फसल है वो बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और ये आप जो जेसीबी देख रहे हैं, दरअसल इस जेसीबी को आप देखिएगा,
बाढ़ के पानी में एक स्कॉर्पियो बह गई है पूरी तरह से, उसे निकालने के लिए लाया गया है। सड़क पूरी तरह से बह चुका है, सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी जा रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है, किसी तरह से उससे राहत मिले, निजात मिले। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। लगातार 8 दिन से बारिश रात और दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे हम लोग को आना जाना, रोड से आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बारिश बहुत तेज गिर रही थी, गाड़ी यहाँ खड़े कर रहे थे, गाड़ी लॉक करके हम लोग रमजान बिया के यहाँ थे तो गाड़ी बह गई। तो छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में रेड अलर्ट है, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बेहद सावधान रहने की जरूरत। रेड अलर्ट इन जिलों के लिए फिर दोहरा रहे हैं। सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी नाले लगातार उफान पर हैं। आपदा राहत की जो टीम है उससे अलर्ट पर रखा गया है और रेड अलर्ट जारी होने के बाद स्वतः ये जो टीम होती है ये एक्टिव हो जाती है। इधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा आज से फिर शुरू कर दी गई है। आज से फिर शुरू होने वाली है। कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 5 महीने पहले जो यात्रा है वो 18 मार्च को निलंबित कर दी गई थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया है कि पहले सप्ताह में हर रोज अधिकतम 2000 तीर्थयात्रियों की सीमा तय की गई थी। इनमें 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और बाकी के 100 यात्री बाहर के होंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा कर फैसले लिए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आरोग्य सेतु आपके मोबाइल में होना जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सदैव अटल स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे भारत के दिग्गज विकेटकीपर और बल्लेबाज MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आर्मी के अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इसकी घोषणा की। माही अपने हर फैसले से चौंकाने में माहिर हैं और 15 अगस्त की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर्ड समझा जाए। 39 वर्षीय MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने चले गए थे, जिसके बाद उनके भविष्य पर अटकलें तेज होने लगी थी। MS धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। धोनी ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेले। 350 वनडे मैच में उन्होंने 10,773 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 183 रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े, जबकि 98 T20 मैचों में उन्होंने 1,617 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था। MS धोनी हमेशा एक महान लीडर के रूप में याद किए जाएंगे।
भारतीय टीम जब हमेशा जीतते जीतते आखिर में मैच हार जाती थी तो धोनी ने हार से उबार कर जीतने की आदत लगाई। कल कोई और महान क्रिकेटर आएगा, कोई और सितारे आएंगे, लेकिन MS धोनी कभी नहीं आएगा। धोनी क्रिकेट का एक धूमकेतु है जो सदियों में एक बार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर धोनी के संन्यास पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। महेंद्र सिंह धोनी मात्र क्रिकेटर नहीं, वो उन करोड़ों युवाओं की हिम्मत है जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है। उनके जीवन से एक बात हर किसी को सीखनी चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।